मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग आपके सामने फिर से हाजिर हैं और आज हम लोग भूगोल के प्रारंभिक विषयों को, प्रारंभिक चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले तो आपके सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। भूगोल का सबसे प्रारंभिक तथ्य, प्रारंभिक टर्म, सबसे जो पहला टर्म होता है जिसको जानने के बाद आप भूगोल समझ सकते हैं। जैसे पहले आपके पास, आप जब भूगोल पढ़ने जाते हैं तो कोई आपसे पूछता है कि भूगोल को किसने, शुरुआत भूगोल की किसने किया था। तो आपको पहले हम बता दें कि भूगोल की जो शुरुआत की गई थी वो एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ही, जिनका नाम था इरोस्थेनीज। तो इरोस्थेनीज ग्रीक के मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ही सबसे पहले भूगोल का शुरुआत किया। भूगोल का फाउंडर के रूप में उनको जाना जाता है या फादर ऑफ ज्योग्राफी भी उनको कहा जाता है। और जब हम लोग भूगोल की बातें करते हैं तो भूगोल लगता है कि बहुत टफ विषय है, इसको कैसे समझा जाए। आज जो हम लोग क्लास में बताने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं, इतना आसान आपको, आपके भूगोल, आपके ज्योग्राफी को इतना आसान बना देगा। जब इन सभी तथ्यों को आप समझ लेंगे तो आपकी भूगोल इतनी आसान हो जाएगी। दो वीडियोज आपको देखना जरूरी है। एक प्रारंभिक चीज़ आज जो हमारी क्लास में चल रहा है इसमें, और दूसरा फिर हम लोग इसके बाद बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या GMT ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे टाइम जोन का अरेंजमेंट होता है। ये दो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक चीज़ें इसमें हम लोग जानते हैं। जैसे आज क्या क्या जानेंगे हम लोग, आज जो हम लोग जानेंगे तो इसमें हम लोग जानेंगे विषुवत रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा से कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। छोटे से लेकर बड़े स्तर की जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन सभी के विभिन्न प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों पर बेस्ड हमारी पूरी टर्म्स, पूरे तथ्य हमारे होते हैं। और भूगोल को आप समझते भी हैं इन्हीं तथ्यों की, इसको बेसिक चीज़ें कहते हैं, फंडामेंटल चीज़ इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें जानेंगे क्या, जैसे ग्लोब की बात हम लोग करते हैं तो भूगोल को समझने के लिए ग्लोब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ग्लोब को समझना। अब ग्लोब की बात जब आती है तो आपके पास फिर प्रश्न उठता है कि ग्लोब है क्या, ग्लोब की खोज किसने किया, किसने ग्लोब का जो है शुरुआत किया। वैसे 150 BC पहले ग्लोब के बारे में किसी ने रचना किया था, लेकिन वह जो तथ्य था, वह तथ्य हमारा जो था वह उस तरह से परफेक्ट नहीं था। लेकिन 1492 ईस्वी में जो है उनका नाम था मार्टिन बीहैम। मार्टिन बीहैम, इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल को समझने के लिए ग्लोब की रचना की थी। और ग्लोब की जब इन्होंने रचना किया तो ग्लोब से अब हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ ये चीज़ हम लोग जानेंगे। इन्हीं के ग्लोब की रचना के बाद, मार्टिन बीहैम की रचना, जब इन्होंने ग्लोब की रचना की तो उसी का प्रयोग करके क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो पूरे जो भ्रमण किया था, वर्ल्ड का भ्रमण वगैरह किया था, तो वो उसका सफल भ्रमण हुआ था। तो यहाँ जो है हम लोग अब ग्लोब से समझना शुरू करते हैं कि ग्लोब में हम लोगों को क्या क्या चीज़ समझना जरूरी है। तो गौर करेंगे, एक हम लोगों ने जैसे ग्लोब की रचना किया तो ग्लोब से हम लोग क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले ग्लोब में हम लोगों को जानना क्या होता है। ग्लोब में कई रेखाएं हमको दिखती है, ड्रॉ की हुई, खींची हुई रेखाएं हम लोगों को दिखती है। एक रेखा जो हम लोग देखते हैं ये सब देखिएगा हॉरिजॉन्टल होता है, या इसको हम लोग क्षैतिज रेखा के रूप में जानते हैं। दूसरी रेखा हम लोग देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। एक जो है यहाँ दिशा भी पहले हम लोगों को समझ लेना है। जैसे नॉर्थ और साउथ की बात हम लोग कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जैसे ही आप कोई भी मैप, किसी भी मैप का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले दिशा के रूप में हमको समझना होता है। और वो दिशा क्या लेना है, जो ऊपर वाला पोर्शन किसी भी मैप का होता है उसको हम लोग नॉर्थ काउंट करते हैं या उत्तर काउंट करते हैं। जब नीचे की तरफ उसकी ठीक अपोजिट हो गया तो अपोजिट का जो भाग हुआ इसको हम लोग साउथ या दक्षिण का भाग हम लोग लेते हैं। जब हम लोग इसके सामने खड़ा होते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग ग्लोब के या कोई भी मैप है उसके सामने खड़े होते हैं तो राइट हैंड साइड जो दाहिना भाग हमारा होता है उसको पूरब या ईस्ट के रूप में जाना जाता है। और जो पश्चिम वाला भाग हुआ, यानी आपका जो बायां हाथ होता है, ये आपका पश्चिम वाला भाग या वेस्ट, इसको काउंट किया जाता है। तो हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ, हो गया, और दाहिना भाग ईस्ट हो गया और बायां भाग वेस्ट हो गया। ऊपर वाला भाग नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ये हम लोगों को दिशा, जो हम लोग देखें इस दिशा को समझें। अब इस दिशा से हम लोग क्या समझेंगे, दो तरह की रेखाएं हमारे ग्लोब पर खींची हुई देखी जाती है। एक जो है जिसको हम लोग वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट हम लोग कह सकते हैं,
एक रेखा ये होती है। दूसरी रेखा जो हमारी होती है ये नॉर्थ टू साउथ होती है, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होती है। तो ये उत्तर से दक्षिण जो दिशा में रेखाएं होती हैं इनकी भी संख्याएं बहुत होती हैं। उसी तरह जो हमारे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की दिशा में जो रेखाएं होती हैं इनकी भी संख्या बहुत होती हैं। अब इनका हम लोग स्टेप बाय स्टेप इनका हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं कि ये रेखा किसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे ये जो रेखाएं हम लोग देख रहे हैं इन्हें अक्षांश रेखा कही जाती है। जितनी भी रेखाएं हमको ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब दिशा में खींची हुई देखी जाती हैं इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। जबकि यही जो ऊपर से नीचे की तरफ रेखाएं खींची जाती हैं उसको देशांतर रेखा या इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये जो अक्षांश रेखा है जिसे हम लोग इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग समझते हैं कि ग्लोब के अध्ययन के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो ग्लोब के अध्ययन के लिए सबसे पहले आप सुनते होंगे कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, दो तरह का गोलार्ध में पृथ्वी को बांटा जाता है। ये जो ग्लोब हमारा है ये एक स्फीयर है, ये जो है सो स्फीयर यानी गोला होता है। तो जब गोला है और इसको अगर हम लोग बीचों बीच इसके कोई रेखा हम लोग खींचते हैं तो वह रेखा हमारे इस गोला को या पृथ्वी, जिसको हम लोग पृथ्वी मान रहे हैं, इसको दो भागों में बांट देती है। अब ये जो दो भागों में बांटती है तो चूंकि हमारी ये भूमि है, ग्लोब यानी हमारी भूमि है, और इसके बीच से मध्य से रेखा खींची गई है और यह रेखा हमारे भूमि को दो भागों में बांटती है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा कहा गया है। भूमध्य रेखा यानी भूमि के मध्य में खींची गई रेखा। यह रेखा कैसी रेखा? यह रेखा जो है एक वृत्तीय रेखा है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे पहले, और इसका दो नाम हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है और इसी को फिर हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो हम लोगों ने विषुवत रेखा की बात की या भूमध्य रेखा की बात की, इसको 0 डिग्री मान लिया गया। यह जो बीचों बीच खींचा गया यह एक काल्पनिक रेखा है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। रेखा कैसी है? ये कहीं गड्ढा नहीं खोदा गया है। यह जो रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा है। कल्पना करके इसको एक बनाया गया है कि यह पृथ्वी के बीचों बीच जो है यह रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को हमारे दो गोलार्धों में बांटता है। ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो भाग दक्षिण वाले भाग हो गया इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मैंने दक्षिण का आधा गोला और उत्तर का आधा गोला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध हमारा हो गया। अब यहाँ हम लोग जो देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि यह जो काल्पनिक रेखा है यह कैसी रेखा है? तो यह वृत्तीय रेखा है। चूंकि ग्लोब गोला होता है तो जब ग्लोब गोला है और उसके बीचों बीच कोई रेखा लाइन खींची गई है तो सिंपल सी बात है वो वृत्ताकार होगी। तो यहाँ जब हम लोग भूमध्य रेखा का विश्लेषण परिभाषा हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिसका निर्धारण ग्लोब पर बीचों बीच किया गया है, एकदम बीचों बीच किया गया है। यह एक वृत्ताकार काल्पनिक रेखा है जो हमारे ग्लोब को दो भागों में विभाजित, दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। अब फिर यहाँ भूमध्य रेखा से प्रश्न क्या क्या हमारे बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं। जैसे भूमध्य रेखा से क्वेश्चन अब आपको पूछा जाए कि भूमध्य रेखा जो है किन किन देशों से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा को हमने समझा कि भूमध्य रेखा बीचों बीच खींची गई रेखा है, अब वृत्ताकार रेखा है। लेकिन अब यहाँ पूछता है कि किन किन देशों से भी होकर के गुजरती है, किन किन महादेशों से होकर गुजरती है। फिर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कुछ जल क्षेत्र से भी होकर गुजरते हैं। तो हम लोग उसका स्टेप बाय स्टेप नाम लिखते हैं। भूमध्य रेखा जो है ये विश्व के 13 देशों, और ये जो 13 देश हैं ये 3 महादेशों में स्थित हैं। दक्षिणी अमेरिका में स्थित होता है, अफ्रीका में होता है और स्थित हैं एशिया महादेश में। तो हमारी भूमध्य रेखा जो है दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महादेश से होकर के गुजरती है। इसके अतिरिक्त जो जल क्षेत्र हमारे हैं वो 3 जल क्षेत्रों से भी होकर गुजरती है। वो 3 जल क्षेत्र हमारे हो जाते हैं, अटलांटिक महासागर हो जाता है, अटलांटिक महासागर, फिर जो है हमारा प्रशांत महासागर होता है और हिंद महासागर होता है। ये 3 हमारे जो है महासागर हैं जिसको हम लोग जल क्षेत्र के रूप में जानते हैं। इन 3 जल क्षेत्रों से गुजरता है। अब देशों की बात आती है, कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किन किन देशों से होकर के गुजरता है। तो अब देखेंगे, उसको समझेंगे। अब जैसे दक्षिणी अमेरिका में जब ये जाता है तो कोलंबिया से होकर गुजरता है।
कोलंबिया देश है, इक्वाडोर देश है, इक्वाडोर या इक्वेडोर भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो इक्वाडोर देश से होकर गुजरती है, कोलंबिया से होकर गुजरती है और ब्राज़ील से, दक्षिण अमेरिका में ये इन सभी देशों से होकर के गुजरती है। लेकिन जब ये अफ्रीका में जाती है तो अफ्रीका में जिन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है उनका नाम आप नोट करेंगे। उनका नाम है स्टेप बाय स्टेप, जैसे अफ्रीका में गैबोन से होकर गुजरती है, कांगो से होकर गुजरती है, कांगो गणतंत्र से होकर गुजरती है। नोट करते चलेंगे, गैबोन, कांगो गणतंत्र है, उसके बाद युगांडा है, युगांडा, फिर केन्या आता है, फिर जो है आपको सोमालिया भी आता है, अफ्रीका में ही सोमालिया आता है, फिर अफ्रीका में ही एक और देश आता है जिसको साओ टोमी के नाम से जाना जाता है। साओ टोमी अफ्रीका का ही देश जिससे होकर के गुजरती है। इसके अतिरिक्त प्रिंसिप, अफ्रीका में ही प्रिंसिप भी है, प्रिंसिप देश, इस प्रिंसिप देश से भी होकर के गुजरती है। अफ्रीका के हमारे मुख्य देश हैं जिनसे होकर के हमारी यह जो है विषुवत रेखा गुजरती है। अब एशिया में किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो एशिया में नोट करेंगे। एशिया में जो है यह एशिया के म्यांमार से होकर गुजरती है। उसके बाद जो है एशिया में मालदीव से होकर गुजरती है, दूसरा जो है इंडोनेशिया से, और तीसरा जो है किरीबाती, जिसको ओशियानिया के नाम से भी अब जाना जाता है। एशिया के 3 देश हैं, तीनों देश के नाम क्रमशः है। मालदीव है जो हम लोगों के नज़दीक होता है, मालदीव से होकर गुजरती है, दूसरा जो है वो आपको इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, और तीसरा ओशियानिया या किरीबाती के नाम से जाना जाता है। एशिया के हमारे 3 देश हैं जिनसे होकर के गुजरती है। तो ये हमारा था विषुवत रेखा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। एक और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार क्रॉस करती है या 2 बार उससे होकर के गुजरती है। तो अफ्रीका में ही कांगो या जायरे नदी का नाम आपने सुना होगा। ये कांगो या जायरे नदी जो है, इससे होकर के हमारी विषुवत रेखा यानी हमारी कांगो या जायरे नदी को 2 बार क्रॉस करती है, या कांगो नदी या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, या विषुवत रेखा से 2 बार गुजरती है, 2 बार उसको पार करती है। ये क्वेश्चन भी आपको महत्वपूर्ण होता है जो अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं, जो विषुवत रेखा हमारी है इसके बाद हमको क्या जानना जरूरी है। अब देखिए, ये अक्षांश की बात हम लोगों ने किया था यहाँ पर कि जितनी भी, अब ये आप जो हमारी विषुवत रेखा है इसके समानांतर अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ देखेंगे यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनता है, और नीचे की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब 90 डिग्री का एंगल ऊपर बनता है और 90 डिग्री का नीचे भी बनता है। एक्सिस जो हमारा होता है, जो जिस एक्सिस को हम लोग नॉर्थ और साउथ एक्सिस के रूप में हम लोग यहाँ पर दिशा के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मिडिल में जो है सो 0 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस 0 डिग्री से उत्तर की तरफ हम लोग जाना चाहें तो हर एक डिग्री पर एक समानांतर रेखा हम लोग भूमध्य रेखा के समानांतर खींच सकते हैं। तो भूमध्य रेखा के समानांतर अगर एक डिग्री पर, प्रत्येक एक डिग्री पर हम लोग यहाँ तक लाते हैं 90 डिग्री तक, और एक हम लोग वृत्ताकार काल्पनिक रेखा निर्धारित करते हैं, तो इनकी संख्या ऊपर की तरफ 90 हो जाती है। यही चीज़ जब नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं तो नीचे की तरफ भी हम लोग फिर जाएंगे तो 90 रेखाएं हमारी ऐसी खींची जा सकती हैं। तो यानी दक्षिणी भाग में भी 90 रेखा और उत्तरी भाग में भी हमारी 90 रेखा हो गई। अब कुल मिलाकर के जो हमारी रेखाओं की संख्या हो गई 90 + 90, यानी कि ये हमारे 180 हो गए। लेकिन ये हमारा जो 0 डिग्री बीच वाली रेखा है यह भी एक भूमध्य रेखा, यह भी एक अक्षांशीय रेखा ही है। ये जितनी भी भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर या दक्षिण दोनों ही दिशाओं में जितनी भी रेखाएं, वृत्ताकार रेखाएं, ये सभी वृत्ताकार रेखाएं हैं और सभी भूमध्य रेखा के समानांतर हैं। जितनी भी रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री पर, प्रत्येक 1 डिग्री या उत्तर भी कहा जाता है, तो उस पर खींची जाती हैं, उन सभी रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं जी, जो इस तरह से हमारे इन चीज़ों को दर्शाते हैं। तो यह इनकी कुल संख्या, अक्षांशों की कुल संख्या 181 हो गई। यानी कुल अक्षांशों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 181। अक्षांशों की कुल संख्या प्रश्न पूछे तो 181 होता है, और इसमें इंक्लूडिंग भूमध्य रेखा को हम लोग समाहित करके ही काउंट करते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा होती है।
दूसरा फिर प्रश्न आपके पास आता है कि जो ये भूमध्य रेखा है या अक्षांश है, तो अक्षांश रेखाएं जो हमारी हैं इसमें दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये भी निर्धारित की गई। इससे प्रश्न हमेशा पूछा करता है। तो दो अक्षांशों के बीच जो दूरी होती है यह 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांशों के बीच। यानी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है, तो उसका हम लोगों का उत्तर होता है 111 किलोमीटर। एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है अक्षांश से कि दो अक्षांशों के बीच का जो भूभाग होता है, ये जो भूभाग हुआ, जैसे हम लोग माने ये दो अक्षांश के बीच जो हम लोगों को गैप वाला पोर्शन भूभाग जो हम लोगों को दिखा, इसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए शब्द का प्रयोग होता है कटिबंध। कटिबंध, इंग्लिश में इसको जोन कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच के भूभाग को जोन या कटिबंध कहते हैं। ये हम लोगों को अक्षांश से संबंधित प्रश्न थे। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले स्टेप पर। अगला स्टेप जो हमारा आता है, अब ये भूमध्य रेखा से हम लोग उत्तर की तरफ जब जाते हैं, तो उत्तर की तरफ जाने पर हम लोगों को 23.5 डिग्री उत्तर में एक और काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है, जिस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसका ही विश्लेषण करेंगे कि ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर क्यों निर्धारित की गई, या फिर हम लोग यहाँ भी डिस्कशन करेंगे। इसके जस्ट नीचे जब हम लोग दक्षिण की तरफ जाते हैं तो एक मकर रेखा फिर 23.5 डिग्री पर निर्धारित की गई है। ये 23.5 डिग्री की क्या आवश्यकता हो गई, ये मकर रेखा जो हम लोग निर्धारित की, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। फिर ऊपर की तरफ हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, जैसे 66.5 डिग्री पर भी एक हम लोग एक और हम लोग जो है सो वृत्त देखते हैं, वृत्ताकार रेखा देखते हैं, जिसको ऊपर वाले को आर्कटिक वृत्त, इंग्लिश में आर्कटिक सर्किल कहा जाता है, और नीचे वाले को अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। अब ये 66.5 23 से क्या इसका संबंध होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। और इसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एक्सिस, पहले हम लोग एक्सिस पर इसको ड्रॉ करके समझते हैं कि हमारा जो है एक्सिस पर कैसे क्या होता है। जैसे अगर हम लोग अर्थ की तस्वीर हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एकदम सीधी नहीं है। अगर एक्सिस हम लोग लेते हैं तो एक्चुअल एक्सिस जो होना चाहिए वह होना चाहिए नॉर्थ ऐसे होना चाहिए, नॉर्थ साउथ, और ईस्ट वेस्ट हमारा ऐसे होना चाहिए था। तो ईस्ट वेस्ट जो ऐसे हमारा होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर एंगल हमारा कितना बनता, 90 डिग्री का एंगल बनता। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ जो पृथ्वी का जो एक्चुअल एक्सिस बन रहा है नॉर्थ और साउथ वाला, पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ ऐसे बनता है। तो यहाँ पर ये जो झुकाव दिख रहा है, ये झुकाव 23.5 डिग्री का होता है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है, अक्सर पूछा करता है छोटे से बड़े एग्जाम्स में। तो यहाँ पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री से झुकी हुई है, तो उसका आंसर है 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, तो एक और प्रश्न ऐसे ही पूछता है, जहाँ बच्चे कंफ्यूज अक्सर कर जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो लोगों को लगता है 23.5 डिग्री हो, लेकिन नहीं, यहाँ देखिएगा ये एक्सिस कोण बनना होता है। तो जो ऊपर से झुकी हुई है वो कोण नहीं बनता है, वो उसका झुकाव है। और ये जो नीचे से एंगल बनता है, ये नीचे वाला एंगल, इसको हम लोग कहते हैं कोण बनाना कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन झुकी हुई है 23.5 डिग्री से। तो जब भी प्रश्न आपके समक्ष आए तो एक बार आप देखेंगे उसको, अच्छी तरह से समझेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि पृथ्वी कोण बनाती है या फिर अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ऑप्शन आपको सबसे पहले 23.5 होगा। अगर कोण बनाती है तो सबसे पहले ऑप्शन 23.5 डिग्री होगा। तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए आज के बाद, ये मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ जो मैंने बात बताया 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री का झुकना, यहाँ भी 23.5 डिग्री, यहाँ भी 23.5 डिग्री लिया गया। 66.5 का जो ये एंगल बनता है उसको यहाँ 66.5 लिया गया, यहाँ 66.5 लिया गया। अब इन दोनों से क्या संबंध है? जैसे कर्क रेखा का जो निर्धारण किया गया है, ये तो हमारे अक्षांश के सीरीज में नहीं आता है, क्योंकि अक्षांशों की संख्या हमने 181 बताई है। तो जब अक्षांशों की संख्या हमारी 181 है, तो फिर ये कर्क रेखा कहाँ गया, इसमें अंटार्कटिक रेखा कहाँ गया, मकर रेखा कहाँ गई, ये सब क्यों निर्धारित किए गए, तो इस पर मैं चर्चा करता हूँ। एक्चुअल जो होती है, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ जाड़े के दिनों में जो है, जो हम लोग दिसंबर का महीना देखते हैं, तो दिसंबर के महीने में हमारे देश में जो है ठंडे का मौसम होता है।
और उसका कारण ये होता है कि सूर्य की किरण जो होती है वो मकर रेखा पर लंबवत होती है। तो जब यहाँ लंबवत होती है वो पोजीशन 23.5 डिग्री का होता है। इसी कारण से इस समय को ये जो है लगभग 22 दिसंबर, कहीं कहीं 23 दिसंबर भी देता है, कहीं कहीं 21 दिसंबर भी देता है। तो 21 हो, 22 हो या 23 हो, जो भी दिसंबर हो, उस दिसंबर को पृथ्वी की सूर्य की किरण पृथ्वी के मकर रेखा पर लंबवत, मैंने 23.5 डिग्री पर लंबवत होती है, इसे मकर रेखा मान लिया गया। उसी तरह जून में 21 जून को जो होती है सूर्य की किरण पृथ्वी के इस 23.5 डिग्री वाले पोजीशन पर लंबवत होती है। इसी पोजीशन को कर्क रेखा मान लिया गया, या कर्क संक्रांति भी आगे हम लोग पढ़ाएंगे, ऋतु परिवर्तन से आपको टॉपिक पढ़ाएंगे जहाँ ये चीज़ें स्पष्ट करेंगे। कर्क रेखा इसको मान लिया गया। अब यहाँ जो 66.5 डिग्री का पोर्शन है ये हमारा बन गया आर्कटिक वृत्त, और नीचे वाला जो अंटार्कटिक वृत्त बन गया ये बन गया हमारा 66.5 डिग्री वाला नीचे वाला पोर्शन, जिससे हम लोगों ने संबंध बताया। उसके झुकाव से इनका और सूर्य की किरणों से इसका संबंध है। बाकी और भी हम लोग देखेंगे, समशीतोष्ण जलवायु या जो भी उपोष्ण जलवायु, ये सब जो होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये सब चीज़ जब हम लोग और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें विश्लेषण हम लोग फिर स्टेप बाय स्टेप और ज़्यादा हम लोग करेंगे। फिलहाल हमारा उद्देश्य ये था कि कर्क रेखा को हम समझा दें। अब कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बनाते हैं कि कर्क रेखा क्या है, उसको समझते हैं। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में वह काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है जो 23.5 डिग्री पर स्थित है, और यही रेखा वृत्तीय काल्पनिक रेखा कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ कर्क रेखा से फिर प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा विश्व के किन महादेशों से होकर गुजरती है, तो आप फिर वहाँ नोट करेंगे कर्क रेखा जो हमारी है यह विश्व में 16 देशों, 3 महादेशों और 6 जल क्षेत्रों से होकर गुजरती है। कितने महादेशों? 3 महादेश, 6 जल क्षेत्र और 16 देशों से होकर गुजरती है। इनका नाम हम लोग स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं। आगे आप नोट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 महादेश जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो कर्क रेखा जिन महादेशों से गुजरती है उसमें उत्तरी अमेरिका होता है, एशिया महादेश होता है और अफ्रीका महादेश होता है। अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका और एशिया महादेश। अब उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश हैं जिन देशों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है, उसे आप नोट करेंगे। तो नोट करेंगे उत्तरी अमेरिका में यह मैक्सिको से होकर गुजरती है, और बहामास या आर्चिपेलागो, बहामास या इसी का नाम है आर्चिपेलागो, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है जिससे होकर के गुजरती है। तो पहला हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका में देखा कि उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको से होकर गुजरती है या आर्चिपेलागो से होकर के गुजरती है। दूसरा, अब हम लोग अफ्रीका में चलते हैं कि अफ्रीका में किससे गुजरती है। तो दुनिया का सबसे जो गरीब देश जिसको माना जाता है नाइजर, अफ्रीका में नाइजर से होकर गुजरती है। दूसरा, अफ्रीका में ही ये अल्जीरिया से होकर गुजरती है, नोट करते जाएंगे, अल्जीरिया से होकर गुजरती है। उसके बाद मैरिटानिया से भी होकर गुजरती है। इजिप्ट या मिस्र जिसको आप जानते हैं, इजिप्ट से होकर के गुजरती है। लीबिया से होकर गुजरती है, और उसी में माली भी देश है, माली से भी होकर गुजरती है, तथा पश्चिमी सहारा देश से भी होकर के गुजरती है। सहारा के पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिमी सहारा से होकर गुजरती है। ये हमारे अफ्रीका के क्षेत्र थे। इसके बाद आप जो है हम लोग जब एशिया में जाते हैं तो एशिया में म्यांमार, यानी हमारे यहाँ म्यांमार से होकर गुजरती है, भारत से होकर के गुजरती है। उसके बाद ताइवान से होकर गुजरती है, चीन से होकर गुजरती है, सऊदी अरब से होकर गुजरती है, ओमान से होकर के गुजरती है, या ओमान जिसको आप कहते हैं या ओमान भी कहते हैं लोग, बांग्लादेश से होकर के गुजरती है, और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो वहाँ से भी होकर गुजरती है, और ताइवान से भी होकर के गुजरती है। एशिया में इन सभी देशों से होकर गुजरती है। जल क्षेत्र जो हमारे प्रमुख हैं, जिन 6 जल क्षेत्रों का हम लोगों ने नाम लिया, उसमें जो है हिंद महासागर से होकर गुजरती है। हिंद महासागर के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अटलांटिक महासागर भी आ जाता है, प्रशांत महासागर भी आ जाता है, और ताइवान स्ट्रेट या ताइवान जल संधि या जल डमरू मध्य भी कहते हैं, तो ताइवान स्ट्रेट से भी होकर गुजरती है। फिर लाल सागर से भी होकर गुजरती है, और लाल सागर के अतिरिक्त यह मैक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। मैक्सिको की खाड़ी जो हम लोगों के दक्षिण वाले क्षेत्र में पड़ता है,
वहाँ से भी होकर के गुजरती है। ये हमारा था कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, किन किन जल क्षेत्रों से होकर गुजरती है, उसका हम लोगों ने लिस्ट दिया। अब फिर अगला जो हमारा टर्म बनता है वहाँ हम लोग चलते हैं मकर रेखा पर। मकर रेखा जो हमारी है, ये मकर रेखा, इससे भी अब अच्छा कर्क रेखा से एक और प्रश्न हम लोग का छूट रहा है जिसको हम लोग फिर से विश्लेषण करते हैं। कर्क रेखा से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो भारत में माही नदी है, जो भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ये हमारे पश्चिम दक्षिण क्षेत्र में पड़ती है माही नदी, जो हम लोग नदियों में, जिसका हम लोग नदी के विश्लेषण हम लोगों ने बताया है या बताएंगे, तो उसमें आप देखेंगे ये माही नदी के बारे में, जो हमारी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। फिर हम लोगों को कर्क रेखा से और भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे भारत में यह किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन ये है, तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे कि भारत में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे कि भारत में कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान 2 हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 4 हो गया। फिर जाते हैं हम लोग झारखंड, और झारखंड के बाद बंगाल, पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राजधानी क्षेत्र से होकर के गुजरती है। तो एकमात्र राजधानी क्षेत्र है जिसको रांची हम लोग जानते हैं, यानी झारखंड की जो राजधानी रांची है, कर्क रेखा हमारी रांची शहर से होते हुए गुजरती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग मकर रेखा की तरफ। तो मकर रेखा जो हमारी है, मकर रेखा का हम लोग विश्लेषण करते हैं। मकर रेखा नीचे की तरफ यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ये निर्धारित की गई है। तो 23.5 डिग्री पर, इसका भी कारण हमने बताया क्यों निर्धारित की गई है। तो मकर रेखा जो हमारी है, ये भी एक वृत्ताकार समानांतर रेखा है। किसके? तो भूमध्य रेखा के समानांतर एक वृत्ताकार काल्पनिक समानांतर रेखा है, जो 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में निर्धारित की गई है। यहाँ भी प्रश्न पूछता है कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, या किन किन महादेशों से होकर गुजरती है, किन किन जल क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो उसका भी लिस्ट आप लोग तैयार करेंगे। लिखेंगे कि मकर रेखा जो है वह 10 देशों, 3 महादेशों के 10 देशों से होकर गुजरती है, और वह 3 जल क्षेत्रों से भी होकर के गुजरती है। उनका नाम हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग महादेशों का नाम लिखते हैं। तो महादेशों में हम लोगों को दक्षिणी अमेरिका होता है, उसके बाद अफ्रीका सब में जाता है। अफ्रीका के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि यह जो है आपको जिस महादेश से एक और गुजरता है, उस महादेश का नाम हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया इन 3 महादेशों से होकर के गुजरता है। और जल क्षेत्र की बात जहाँ तक आती है, तो जल क्षेत्र में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर, ये 3 जल क्षेत्रों से, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है। अब देश का नाम हम लोग लिखेंगे। तो जब हम लोग दक्षिणी अमेरिका में जाते हैं तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना से होकर गुजरता है, ब्राज़ील से होकर गुजरता है, और चिली उरुग्वे से भी होकर ये गुजरता है दक्षिणी अमेरिका में। और जब हम लोग अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका में नामीबिया है, बोस्टवाना है, नोट करते चलेंगे। अफ्रीका में नामीबिया, बोस्टवाना। दक्षिणी अमेरिका एक देश है, दक्षिणी अमेरिका कंटिनेंट नहीं है, कंटिनेंट अफ्रीका है, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका जब होती है तो वह हम लोग एक देश के रूप में जानते हैं। दक्षिणी अफ्रीका मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर से होकर के गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी एक देश भी है और एक महादेश भी है, दोनों ही स्वरूप में उसको हम लोग जानते हैं। ये हम लोगों को देशों की संख्या हो गई थी। फिर इससे भी एक प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका में ही स्थित है, और अफ्रीका से होकर के अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। यहाँ एक चीज़ गौर करेंगे, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों ही जो रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं हमारे अफ्रीका महादेश से होकर के गुजरती हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा महादेश है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। तो वह है हमारा अफ्रीका महादेश होता है। फिर इसके बाद हम लोग अब चलते हैं ऊपर वाले आर्कटिक वृत्त का विश्लेषण कर लेते हैं। आर्कटिक वृत्त में हम लोग देखेंगे, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ निर्धारित किया गया वृत्त है, जो उत्तरी ध्रुव से नज़दीक होता है। और यह जो है फिर इससे भी पूछता है कि यह कौन कौन से देश और कौन कौन से महादेशों से होकर गुजरता है। तो इसका लिखेंगे, यह
मुख्य रूप से जो है 8 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट है, 3 महादेश है। 3 महादेश में नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका है, एशिया है और यूरोप है। ये तीनों महादेश से होकर के गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। और जिन देशों का नाम है, जिन 8 देशों से होकर गुजरती है, उन देशों का नाम आप नोट करेंगे। जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नोट करते चलेंगे। रसिया से होकर गुजरती है, अलास्का से होकर गुजरती है, अलास्का यूएसए का पार्ट होता है। कनाडा से होकर गुजरती है। उसके बाद डेनमार्क से भी होकर गुजरती है, डेनमार्क को ही ग्रीनलैंड के भी नाम से जानते हैं हम लोग, तथा आइसलैंड से भी होकर के गुजरती है। ये 8 देश हो जाते हैं। फिर से सुन लेंगे, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, रसिया हो गया, अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, डेनमार्क या ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड से होकर गुजरती है। वाटर एरिया जो है, यह एकमात्र वाटर एरिया से होकर गुजरती है जिसको अंटार्कटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिक महासागर के नाम से या सागर के नाम से जाना जाता है। तो अंटार्कटिक ओशियन से होकर के एकमात्र जल क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके बाद हम लोग इसमें लास्ट हम लोग देख रहे हैं जिसको हम लोग जानते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो अंटार्कटिका वृत्त से भी पोषण, ये भी 66.5 डिग्री पर निर्धारित की गई एक वृत्ताकार काल्पनिक रेखा है। और यहाँ जो है ये अंटार्कटिका महादेश से जब प्रश्न पूछता है कि अंटार्कटिक वृत्त जो है ये किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि यह एक ऐसा वृत्त है, यही एक ऐसा वृत्तीय रेखा, काल्पनिक रेखा है जो किसी भी देश से होकर के नहीं गुजरती है। यह किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है और एकमात्र सागर है जो अंटार्कटिका सागर है जहाँ से होकर के गुजरती है। अब लेकिन यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस देश के करीब से होकर गुजरती है, तो वह आप नोट कर लेंगे कि यह जो है चिली के पास से गुजरती है। चिली जो है दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन होता है, काफ़ी लंबा पोर्शन होता है, तो चिली के नज़दीक से होकर के हमारी जो है अंटार्कटिका वृत्त गुजरती है। लेकिन यह भी एक पूछता है कि केप ऑफ हॉर्न, यहाँ से जस्ट लगभग केप ऑफ हॉर्न जो है ये 100 किलोमीटर जो हमारी ये है अंटार्कटिका वृत्त है, इससे 100 किलोमीटर की दूरी पर केप ऑफ हॉर्न आपको स्थित है। ये भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि अंटार्कटिका वृत्त से कौन सी जगह है जो सबसे नज़दीक है, तो केप ऑफ हॉर्न मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमारा जो था ये विभिन्न प्रकार के हमारे जो इसमें रेखाएं थे हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया। आर्कटिक वृत्त हो, चाहे कर्क रेखा हो या भूमध्य रेखा हो या फिर मकर रेखा हो या फिर अंटार्कटिक वृत्त हो, ऊपर वाले पोर्शन को जो 90 डिग्री पर स्थित है, ये चपटा वाला जो भाग है इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, नीचे वाला भाग हमारा दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और ये जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं उसको एक बार शॉर्ट में हम लोग रिविजन कर ले रहे हैं, जिसको हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ये सभी विभिन्न चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोगों को आज के क्लास के लिए ये बेसिक चीज़ें थी जो आगे भूगोल के हर एक तथ्य को समझने में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और इसी के साथ हम फिर से आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए और सुखद जीवन की शुभकामना करते हुए आज का ये वीडियो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और फिर अगली वीडियो क्लास आप डेफिनेट रूप से देखेंगे, उसमें हम लोग पढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या GMT ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। यहीं से हम लोग वो चीज़ समझेंगे कि किसी देश का टाइम जोन कैसे निर्धारित होता है, समय कैसे निर्धारित होता है। फिर हम लोग उसी वीडियोज़ में ये भी आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर कैसे किसी देश का समय, यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है या एक दिन घट जाता है। वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये दोनों वीडियो आपके ज्योग्राफी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।